का मुख्यमंत्री का कारवां पहुंच गया है मुंबई। जी हां, मौजूद है उस शहर में जो शहर से बढ़कर बहुत कुछ है। यहाँ पे रहते हैं सबसे अमीर लोग भी और सबसे गरीब लोग भी। यहाँ पे रहते हैं ढेर सारे अमीर से अमीर उद्योगपति भी, तो गरीब से गरीब मजदूर भी। अगर हम बात करें यहाँ की, तो बॉलीवुड की चमक से चमकता है ये शहर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की धमक भी यहाँ पे महसूस की जाती है। अगर हम बात करें राज्य की राजनीति की, तो हम बता दें आपको कि इस बिजनेस कैपिटल में लगता है राजनीति भी होती जा रही है पुश्तैनी बिजनेस की तरह। हम बता दें ये भी खानदान, इसके बारे में और ढेर सारे लोकल समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ढेर सारे नेता। हमारे साथ है गोविंद राव अदेक एनसीपी से, हमारे साथ है अबू आजमी समाजवादी पार्टी से, विनोद तावड़े बीजेपी के नेता, और हमारे साथ है शिरीष पारकर मनसे से, एमएनएस से। आप सबका स्वागत है। ये जो वंशवाद परिवारवाद जो पूरी तरह से छाया हुआ है, ये हमारी सियासी परंपरा का हिस्सा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं कुछ ज्यादा ही अति हो गई, इस बार इंतहा पार हो गई? विनोद तावड़े जी, आप बताएं। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी पर जो वंशवाद का आरोप हो रहा है, तो आपको याद होगा कि लोकसभा में पूनम महाजन ने टिकट मांगा था और उसके सामने 25-30 साल काम करने वाले किरीट सोमैया थे। तब पार्टी ने किरीट सोमैया को टिकट दिया था। जिन प्रमोद महाजन ने बीजेपी महाराष्ट्र खड़े करने में पूरी ताकत लगाई थी और उनके कंट्रीब्यूशन के कारण आज महाराष्ट्र भाजपा भी है, उनकी बेटी को हमने लोकसभा में नहीं दिया था। बीजेपी लगातार वंशवाद के खिलाफ बात करती आती है। आपको लगता नहीं कोई ट्रैक रिकॉर्ड आपका थोड़ा खराब हो गया इस बार से? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमने लोकसभा में नहीं दिया और ये घाटकोपर विधानसभा जो नई बनी डिलिमिटेशन में, उसमें हमने दिया। अगर एक असेंबली इस प्रकार हमने दिया तो जो चर्चा मीडिया में चली है, तो ये बिल्कुल नहीं। और जैसे कि संजय गांधी जी का देहांत अगर फ्लाइट एक्सीडेंट में हो गया, तो पायलट बने राजीव गांधी को सीधा लाके मुखिया बनाया, ऐसा तो हमने कहीं किया। दर्शकों को बता दें कि 50 से भी ज्यादा टिकट बांटे गए हैं बेटे बेटियों को। मम्मी पापा की राजनीति पूरी तरह से अभी छाई हुई है। कांग्रेस सबसे ज्यादा इसके लिए वैसे गिल्टी है, उसके बाद नंबर आता है एनसीपी का। आपसे बात करते हैं गोविंद राव जी, आपको लगता है कि ये एक जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए ये अच्छी दिशा है? एक बात तो मैं साफ करना चाहता हूं कि जो आरोप प्रत्यारोप इस विषय में हो रहे हैं बिल्कुल गलत है। इसलिए कि लोकतंत्र में जो भी अपने आप को काबिल समझता है इस पद के लिए, अगर वो चुनाव लड़ने के लिए आगे आता है, चाहे वो किसी का बेटा हो, बेटी हो या कोई रिलेटिव हो, मुझे लगता है उसमें ऑब्जेक्शन लेने का कोई सवाल पैदा होता नहीं। एक इसलिए कि अगर वो काबिल है तो, अगर काबिल नहीं है और फिर भी उसको काबिल आदमी को बाजू रख के उसको आगे लाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो बात गलत है। लेकिन जो भी लोग, आपको लगता है सुनील देशमुख के साथ जो हुआ वो सही है? सुनील देशमुख के साथ कौन से सुनील देशमुख? क्या मैं कुछ बात करना, अमरावती की बात अलग है, वो वंशवाद के खिलाफ बात जो है वो बात अलग है, वो करते हैं। लेकिन उसने आपने काबिल उम्मीदवारों की बात की तो उससे मैंने सवाल उठाया। उसने भी काम किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि विनोद जी की अड़चन हो गई है। पूनम महाजन की बात करते करते मुंडे जी ने अपने 2 रिश्तेदारों को टिकटें दी है। भाई भतीजावाद ये कांग्रेस की इस देश को देन है। नेहरू गांधी परिवार से जन्मा हुआ आदमी इस देश पे राज करने के लिए आया हुआ है, ऐसी इनकी धारणा है। आज तक कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी जैसी पार्टियां इस चीज़ को नकार रही थी, आज वो भी इस ट्रैप में फंस गए। और दूसरी चीज़ बात करें कि इन बड़े नेताओं के बेटों की औकात क्या, ये कौन डिसाइड करेगा? काबिलियत की बात गोविंद राव जी कर रहे हैं, तो ये काबिलियत कौन डिसाइड करेगा? जैसे कि राष्ट्रपति जी का लड़का, जैसे कि शिरीष जी कह रहे हैं काबिलियत, अगर काबिलियत देखनी है तो जाहिर सी बात है सिर्फ परिवार में नहीं, परिवार के बाहर भी बहुत ही बड़ा देश है, ढेर सारे कार्यकर्ता हैं, ढेर सारे प्रोफेशनल्स हैं सीट देने के लिए, टिकट देने के लिए। और क्या क्या दिक्कतें हैं मुंबई वासियों के लिए, वहां से पूछते हैं। क्या आपकी सबसे बड़ी समस्या है मुंबई वासी होने के नाते? मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं एक आम आदमी हूँ और 200-300 रुपया रोज़ का कमाता हूँ। उसमें मेरे को एक महीने का 1625 रुपया बिजली का बिल आता है, तो उसमें मैं आगे का कैसा चलाऊँ? 2 बच्चे का पढ़ाई है सामने, और ऐसे ही मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, तो वहाँ एक लाइन से 107 झोपड़ा है, तो पूरा टोटल एक का भी 1000 के अंदर बिल नहीं है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या, जिस तरह से पावर टैरिफ रहा है, एनर्जी मिनिस्टर रहे हैं बहुत साल, एनसीपी के ही नेता दिलीप वलसे पाटिल, आप रूलिंग पार्टी का हिस्सा रहे हैं, आप बताइए क्या कुछ किया जा रहा है? इस विषय में ये बात सही है कि बिजली की कमी है महाराष्ट्र में, और इसके कारण कुछ सवालात पैदा हुए हैं, समस्याएं पैदा हुई हैं।
लेकिन वो हल करने के लिए भी प्रयास हमारे जारी हैं। जो भी कार्यक्रम हमने लिए हैं, एक आगे चल के हम जो प्राइवेट जनरेटर्स हैं, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो बिजली बनाने के लिए आगे आ रही हैं और अगले 3-4 सालों में करीबन 18-20 हज़ार मेगावाट बिजली महाराष्ट्र में तैयार होने की क्षमता है। और वो अगर बिजली तैयार हो जाती है तो ये सारे जो समस्या है ख़त्म हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। 2004 में सुशील कुमार शिंदे जब देश के ऊर्जा मंत्री बने तो उन्होंने सरासर झूठ कहा था। एक तो बिजली मुफ्त देंगे, बाद में कहा प्रिंटिंग मिस्टेक थी। उसके बाद का कि 2008 में महाराष्ट्र को लोड शेडिंग मुक्त करने का, हालांकि 5000 मेगावाट की कमी अपने महाराष्ट्र राज्य में है, आज कह रहे कि 2012 में करेंगे। अब ये वायदा बाजार जिसको हम लोग कहते हैं, कहाँ तक के वायदे ये लोग दे देंगे। तो सारी फ्रंट के ऊपर ये गवर्नमेंट जो है एनसीपी और कांग्रेस की, ये नाकाम रही है। किसानों की आत्महत्या बड़े जोरों शोरों से 70,000। आपका कहना है कि इनकी सरकार नाकाम रही है, लेकिन मनसे के आने के फील्ड में, एमएनएस के आने से फायदा इन्हीं को मिल रहा है। जो मराठी मानूस की आप बात करते हैं वो बट रहा है, वो बिखर रहा है, और उसका एडवांटेज जो है कांग्रेस एनसीपी को जा रहा है। 11 करोड़ की महाराष्ट्र की आबादी में 10 करोड़ लोग मराठी बात करते हैं, तो मराठी आदमी के वोट्स सारे पार्टियों को जाते हैं। ये कुछ चुनिंदा लोगों का प्रचार है कि हमारे आने से इनका वोट बढ़ जाएगा। हम तो चाहते कि सेना जैसी पार्टी जो क्लेम कर रही है हम काम करें मराठी मानूस के लिए, वो पूरी तरह से नष्ट हो और सारे मराठी आदमियों के वोट के लिए पिछले 10 साल से मराठी आदमियों के लिए काम करने का जो काम है वो राज ठाकरे जी कर रहे हैं, तो सारे वोट मराठी आदमी के। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव रहे हैं, अगर असेंबली सेगमेंट्स में देखा जाए तो काफी अच्छी लीड रही है। 21% कभी वोट पोल किया है एमएनएस ने। कितनी घबराहट है इसको लेकर आपके दिल में? नहीं, पिछले लोकसभा के बाद 6 महीनों में एमएनएस की जो अभी स्थिति रही है, इसमें ऐसी कोई घबराहट नहीं है। लोकसभा में शुरू में काफ़ी लोगों के मन में एक विश्वास था, लेकिन पिछले 6 महीनों में नासिक में उनके कांदेकर के कार्यकर्ता मिले, अंधेरे में कोई बलात्कार करने वाले मिले, कोई मोटर बाइक जलाने वाले मिले। तो जितने साल शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे ने मराठी आदमी के लिए काम किया है, उतने महीने भी एमएनएस ने काम नहीं किया है। और इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मराठी के इशू पर इस बार लोगों को एमएनएस गुमराह कर पाएगी। चलिए, तो बात रही दोनों गठबंधन की और एमएनएस की। अगर बात करें आरएलडीएफ की, थर्ड फ्रंट की, समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट दिया है। क्या आपकी सोच है और क्या लेकर, आपके सोच को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं, और जब अगर कुछ सीटें आप लेंगे भी तो किसके साथ जाएंगे? नहीं, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और जो हमारा फ्रंट बना हुआ है, रिपब्लिकन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये महाराष्ट्र का एक अल्टरनेटिव फोर्स है। महाराष्ट्र की जनता, सेकुलर जनता को मजबूर होकर कांग्रेस एनसीपी को वोट नहीं देना है। खुशी, अब के आदमी प्यासा था, हमने पानी इसको पेश कर दिया है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उत्तर भारतीय परेशान, उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा है, बेचारे आ रहे हैं नौकरी करने के लिए यहाँ पर। अब सरकार जिसकी है, जो मनसे को अंदर अंदर सपोर्ट करना है कि किसी तरह तुम वोट बांटो। तो आपको लग रहा है जो एंटी इनकम्बेंसी, डबल एंटी इनकम्बेंसी 10 साल सरकार रही है, उसका फायदा थोड़ा बहुत इनको भी मिल सकता है? जो काम ये आपका सही कर रहे हैं, वो शायद ये काम इनका हल्का कर रहे हैं। बीजेपी शिवसेना का को ना फायदा दे दें आप अबू आजमी जी? सवाल तो एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, ये सबको, ये जो प्रिंसिपल है सबको एप्लीकेबल होता है, किसी को ये छुटकारा नहीं पाता कोई इससे। लेकिन ये जो कह रहे हैं बात, एक बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। गिफ्ट किया 7 सीट बम्बई में, खाली इन्होंने 6-7 सीट दे दिया। इन लोगों ने जो मंसूबा बनाया था, पर प्रांतियों की लाश के ऊपर जो राजनीति किया है यहाँ की सरकार ने, उसके बदले मनसे ने उनको 6-7 सीटें तो बम्बई महाराष्ट्र में गिफ्ट कर दिया आराम से। मुझे ये कहना चाहूँगा कि अबू आजमी जी की कई साल से राजनीति जो कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के हित की राजनीति करते हैं कि यूपी? तो आप वो जौनपुर में सब लोगों को हम लोग भेजेंगे जो इलीगल तरीके से मुंबई शहर में रह रहे, यहाँ पे टैक्स बिना भरे लोग रह रहे। 2000 के बाद के झोपड़े भी इस शहर में जो बने हैं, उनकी तादाद 15-20 लाख के लोगों में जाती है। तो लालू मुलायम, नीतीश, राबड़ी जी देख लेंगे और उनके साथ इनको भी भेज देंगे हम लोग। चलिए, अगर मुंबई वासियों की क्या समस्याएं हैं, ये तो समस्याएं नेता बता रहे हैं, अपनी इनकी क्या होगी और इनकी सोच क्या है और किस सोच के साथ ही जा रहे हैं चुनावी मैदान में। लेकिन आप बताइए, क्या सबसे बड़ी समस्या आपकी है? मेरा सवाल है विनोद तावड़े जी से, जो शिवसेना बीजेपी से आते हैं। उन्होंने 95 को जब हमने वोट किए थे तभी बोले थे कि 27 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे और मुंबई के 40 लाख झोपड़पट्टियों को घर देंगे। तो अभी ये कौन सा फॉर्मूला लेके लोगों के सामने जाएंगे जो लोग को पूरा करेंगे? इतने सालों बाद जब सत्ता में आए थे, कितनी शानदार एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था कुछ करने का, क्यों कुछ नहीं हो पाया उसमें?
नहीं, कुछ हो नहीं पाया ऐसी बात नहीं है। हमने एसआरए स्कीम में काफ़ी लोगों को घर भी दिए हैं, हमने काफ़ी लोगों को रोजगार भी पीडब्ल्यूडी में है, इरिगेशन में दे पाए। किसी पार्टी से कमिटेड कोई सवाल है तो पूछे तो पिछले 10 साल कांग्रेस ने क्या किया। इनको 95 का हमारा सवाल याद है, तो पिछले 10 साल में कांग्रेस ने कितने रोजगार दिया, कितने लोगों को घर दिया, ये सवाल मेरे भाई साहब को क्यों ध्यान में नहीं आ रहा है। बेरोजगारी, हाउसिंग का प्रॉब्लम, मकान का प्रॉब्लम, एक सपना जो हमेशा सपना ही रह जाता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ ये आघाड़ी सरकार को। मैं टीचर हूँ, 12 साल से मुंबई में नौकरी कर रहा हूँ। आज मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये है और मैं जब से नौकरी कर रहा हूँ उस दिन से मैं पैसा जमा कर रहा हूँ। आज मेरे पास 10 लाख रुपए है। क्या मैं 10 लाख में मुंबई में घर ले सकता हूँ? मेरे बाद जो लोग आए उन्होंने झोपड़ा बनाए और खुद का घर पाया। मैं पैसा जमा करते करते रहा, बिना घर का रहा। क्या इसका कोई आपके पास जवाब है? सबसे बड़ी समस्या हाउसिंग की, रिहाइश की, सर के ऊपर जो छत का हकदार है हर एक नागरिक, उसकी क्या किया है आपकी सरकार ने? यहाँ हमारी सरकार ने इसके लिए भी कार्यक्रम किया है, उसका अमल भी किया है और हाल ही में हमने ये जाहिर कर दिया है कि यहाँ हम हर साल 3.5 लाख मकान बनाएंगे और ऐसे लोगों को देंगे जो ज़रूरतमंद लोग हैं। आज भी म्हाड़ा जो काम कर रही है, म्हाड़ा मकानें बना के इन ऐसे लोगों को बांट रही हैं। भाई साहब का नंबर नहीं लगा होगा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इनके लिए भी यहाँ प्रावधान किया गया है और मकानें बनी हैं। 8 लाख अर्जी आई, 8 लाख अर्जी आई और मकान दिए 3800, 3800। तो भाई साहब का नंबर कहाँ से लगेगा? और नहीं लगेगा, 10 साल में कुछ किया नहीं घरों का, और अब ये नारेबाजी कर रहे कि ये करेंगे वो करेंगे। अगर 10 साल में लोगों का हाउसिंग का इश्यू अगर ये सॉल्व करना चाहते तो ईमानदारी में करते, लेकिन इंडिया बुल्स को एफएसआई बढ़ा के दिया, मिलों को एफएसआई। अच्छा शक्ति होती तो ये काम हो जाता। नहीं, मेरे ख्याल से एक चीज तो माननी होगी कि कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट ने मतलब मुंबई में तबेला बना के अनऑथोराइज रहने वाले भैंसों को 300 फुट है, जो यहाँ पे इलीजिटिमेटली रहते हैं उन लोगों को 225 फुट का घर है। लेकिन यहाँ पे जैसे वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं 20,000 कमाता हूँ, तो उसको रहने के लिए कोई लेजिटिमेसी नहीं है, उसके लिए कोई सेल्फ प्राइड वाली बात नहीं है। ये तो ज़रूर उनको स्वीकार करना होगा कि आपकी सरकार किसके लिए काम कर रही है। मुंबई को ज़्यादा एफएसआई दे के, मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगा विनोद जी को कि एसआरए की स्कीम बनी है, भले अच्छे दिमाग से बनी गई स्कीम है, लेकिन उससे मुंबई में कृपा शंकर, संजय निरुपम और अबू आदमी जैसे नेता पैदा हो गए जो 2009 तक के झोपड़ों को यहाँ पे आके मुंबई को बर्बाद। इनके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सिर्फ उत्तर भारतीयों का नाम लेकर बेचारे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, परंतु महाराष्ट्र की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इनका कार्यक्रम क्या है? इन्होंने किया क्या आज तक? सिवाय मारामारी के, सिवाय गुंडागर्दी के, सिवाय लोगों को, टैक्सी वालों को मारना, उत्तर भारतीयों का बार बार नाम लेना, कृपा शंकर, संजय निरुपम, अबू आसिम, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव के नाम पर राजनीति नहीं चल सकती। ये सिर्फ जो है बतौलेबाजी थोड़े दिनों की है। और पार्लियामेंट में अगर इनको वोट मिल गया था, परंतु असेंबली में इनको मुंह की खानी पड़ेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। शिरीष जी, आपसे सवाल, अगर हर एक राजनीति का, हर एक पार्टी का एक स्तर होता है, क्या स्तर कभी भी एमएनएस का ऊपर होगा? ये तोड़ फोड़ की जो राजनीति है, धक्का मुक्की की है, ये जो हिंसक तरीका है विरोध जताने का, जिसके बारे में जाना जाता है, आपका जो स्तर है, आपकी सोच क्या है? क्या आगे के दिनों में इसी तरह की राजनीति देखने को मिलेगी? एक तो जरूर आप कहना, आपको ये जानना होगा कि महाराष्ट्र मराठी आदमियों का है। यहाँ पे नहीं, एक मिनट, घटना से कोई भी आदमी यहाँ पे रह सकता है, लेकिन अनऑथोराइज झोपड़े बना के नहीं रह सकता। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम लोग संविधान के अधीन जो भी बात है, हमारे आईन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन जो बात है, उसी तक हम सीमित रहें, असंवैधानिक बात हम ना करें, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है। आप गलत सोच रहे हैं कि इलीजिटिमेटली शहर में कोई नहीं रह सकता। लेजिटिमेटली आप घर लेके रहते हो, गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, स्टैम्प ड्यूटी भरते हो, वो ठीक है। कि आप ये प्रमोट करना चाहते हो कि यहाँ पे हम सबको यकीन है देश के संविधान में, हम सब जानते हैं कि कौन-सी फेडरल और यूनिटरी ये स्टेट है पूरी तरह से, और ढेर सारे सवाल हैं मुंबईकरों के, मुंबई वासियों के, जो कभी भी उनके जो सपने हैं पूरे नहीं होते। ढेर सारे सवालों के साथ और शिकायतों के साथ हम जल्दी ही लौटेंगे और देखेंगे ये नेताजी क्या जवाब देते हैं उनका। देश के सबसे ज्यादा शहरी गरीब 1,47,00,000 हैं इस राज्य में। जरा अंदाजा लगाइए कितनी गरीबी, हम बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं, जब 20 रुपए ही दिन की कमाई होती है, ये है इस राज्य में होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अमीर लोग भी हैं। जहां तक बात करें
हाउसिंग का तो बहुत ही मुश्किल है, घर बनाना या एक आम जिंदगी का रोज बसर करना। कोई सवाल आपका? जी हाँ, मेरा सुरेश पारकर जी से एक सवाल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब भी इलेक्शन आता है ये उत्तर भारतीयों की बात करते हैं। पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनकी पार्टी के नज़रियात क्या हैं, वो आज तक किसी ने वादे नहीं कर सका। दूसरी बात कि ये जब इलेक्शन आता है वही बाबरी मस्जिद, वही राम मंदिर, इसके अलावा ये लोगों के पास कांग्रेस, एनसीपी, सेना और ये भी मन से आ गई है, इनके पास इसके अलावा भी कोई मुद्दे हैं? देश की तरक्की की बात करिए, आवाम की तरक्की की बात करिए, वो छोड़कर ये दूसरी लाइन पे चले जाते हैं। तोड़ फोड़, विभाजन, फूट डालने की राजनीति के अलावा क्या सकारात्मक रास्ते भी हो सकते हैं, मुमकिन है राजनीति में? विनोद जी। बिल्कुल है, और मैं मानता हूं कि अभी जिस प्रकार की यूथ वोटिंग बढ़ी है, ये कहा जाता है कि 18 से 40 के बीच 35% यूथ वोटर है, और आने वाले दिनों में डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के आधार पर ही वोट किया जाएगा। अगर बीजेपी शिवसेना ये कहती है कि 2 साल में हम लोड शेडिंग मुक्त महाराष्ट्र करेंगे तो हमको वोट गिरेगा, और यानी कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है आप थोड़ा पीछे ही रखेंगे। यही दिक्कत मैं भाई साहब को यही कहने वाला था। हम जब हिंदुत्व मुद्दा नहीं कहते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं इन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया। हिंदुत्व ऐसा छोड़ा नहीं जाता। अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और हिंदुत्व को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने ठीक तरह से आपकी सोच सही है। मैं आपको गलत नहीं ठहराऊंगा कि मार फोड़ की राजनीति नहीं चल सकती बार बार। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 50 बड़ी बात और अच्छी बात आप कह रहे हैं, वाह, तालियां इस बात पर। कमाल की बात कही आपने, तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं। हमें सुनने के लिए, आपको सुनने हम खुश हो रहे हैं इस बात से। ठीक है, 50 लाख की तादाद में यहाँ के राज्य के लोग बेरोजगार है, उनको पहले रोजगार मिलना, उनको रोजगार के अवसर पहले मिलना, ये सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। अब इनके गवर्नमेंट की बात करें कि आज ऊर्जा की निर्मित का ये सवाल हो या किसानों की आत्महत्याओं का सवाल हो, सारे आज महाराष्ट्र के मैक्सिमम MIDCs बंद पड़ चुके हैं, तो लोगों के रोजगार भी जा चुके हैं। तो ऐसे सारे सवालों को लेके हम लोग लड़ रहे हैं। किसानों के प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए सत्ता आना जरूरी है। रहा सवाल मराठी आदमी की या लोकल आदमी भूमिपुत्र के आत्मसम्मान की बात है, तो उसके ऊपर कोई तड़जोड़ नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने कहा हिंदुत्व के ऊपर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ के बड़े बड़े शहरों में जो बाहर के लोगों को आके बसाए जाने की साजिश कर रहे लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी जॉब्स है वो बाकी स्टेट में स्थानिक आदमी को सत्ता में आने की आप बात कर रहे हैं। चलिए मान लिया जाए आपको अच्छी खासी सीटें मिलती हैं, किसका साथ देंगे आप? नहीं, वो तो आगे जाके तय होगा। काफी दिन नहीं बाकी है, 13 अक्टूबर को पोलिंग है और 22-23 तक पूरा साफ हो जाएगा रास्ता। 22 अक्टूबर भी आपका चैनल होगा ना कि बंद होगा? चैनल होगा, पर कुछ तो सोचा होगा आपने उसके बारे में। आप सत्ता में आने की बात कर रहे हैं तो आपने कुछ नक्शा तो बनाया होगा, किसके साथ जाएंगे? जी, आपका कहना है सवाल का जवाब नहीं हुआ। ढेर सारे सवाल, आसान नहीं है इनका जवाब देना, जाहिर है। मेरा सवाल आदिक साहब से है कि 2 दिन पहले शरद पवार जी ने कहा कि चावल के दाम बढ़ेंगे, तो शरद पवार जी जमाखोरों के मंत्री हैं या इस देश के मंत्री हैं? 2 दिन पहले चावल के भाव बढ़ेंगे, चावल के भाव बढ़ गए, फिर अभी शक्कर के भाव बढ़ेंगे, शक्कर के भाव बढ़ जाए, तो ये क्या चल रहा है? शरद पवार जी कभी तो आम आदमी का सोचे। आम आदमी का सोचेंगे कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उसका क्या होगा? ये बात गलत है जो भाई साहब कह रहे हैं कि शरद पवार जी ने जो कहा कि इस देश में इस साल चावल का उत्पादन कम हो गया है, इसीलिए जो होता है कि उत्पादन अगर कम होता है, डिमांड सप्लाई थ्योरी आ ही जाती है और उससे भाव कम ज़्यादा हो जाते हैं। उसको ध्यान में रखकर उन्होंने कहा कि शायद चावल का उत्पादन कम हो गया है, इसलिए भाव बढ़ने की इसे पॉसिबिलिटी संभव है। लेकिन इसका मतलब ये ना है कि हम भाव चलने देंगे या उसको रोकेंगे नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि उसको भी हम रोकने की। बिल्कुल, कुछ और सवाल लेते हैं। मेरा सवाल आदिक साहब को है कि आपकी पार्टी इतना साल से सत्ता में है, लेकिन आज की जो महंगाई है तो उसके कुछ मुद्दे लेके आप इस वक्त आने वाले हो क्या? जो महंगाई आज की तारीख में हम लोग फेस कर रहे हैं। और कोई सवाल? मेरा सवाल श्री पारकर जी से है। मेरा सवाल मैडम, अगर महंगाई की बात करते हैं तो जो अभी 4,000 जिसको पगार है, 4 से 5,000, वो घर के लिए सिर्फ राशन पानी भरेगा, तो बाकी के सब क्या करेगा? लाइट बिल जो है, उसके बाकी फिजूल खर्चे वो कैसे चलाएगा? उनके बच्चों की पढ़ाई वगैरह। अगर 4,000 आम इंसान की बढ़ती हुई दिक्कतें और उदासीनता
हम देखते हैं नेताओं की तरफ से, जाहिर है बहुत ही बड़ा ये सवाल है और इसको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सबसे मैं यहाँ बताना चाहूँगा, महंगाई इस देश में बढ़ी है, इसमें कोई आशंका नहीं, हम इसको ना नहीं करते, लेकिन ये महंगाई सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में नहीं है, ये महंगाई पूरे विश्व में है और पूरे विश्व में अगर जो भी होता है उसका परिणाम हमारे देश की इकोनॉमी पे होता है और उसका ये कारण है। हम जैसे उस भाई साहब ने कहा कि एक सचमुच है कि अभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे घर में काम करने वाली बाई जो आती है या फिर हमारा ड्राइवर जो होते हैं, एक मार्केट रेट से उनको तनख्वाह दी जाती है, लेकिन 4 और 6 हज़ार में घर नहीं चल सकते। मिनिमम वेजेस जो होता है इंडस्ट्री में, उसको अगर हम लोग इम्प्रूव करें, जो अभी 4,500 5,000 के रेंज में है, वो अगर 6 और 7 हज़ार करे तो एटलीस्ट ये जो जिल्लतें दिक्कतें उठानी पड़ती है वो कम हो सकती है, ये भी करना होगा। श्री जी ये जानते नहीं कि ये जो कह रहे हैं ना, अगर इस तरह से हम तनख्वाह बढ़ते जाएंगे, सबकी बढ़ाते जाएंगे, तो इसका परिणाम क्या होता है वो भी देख लीजिए। आज ही हम गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जितने भी तनख्वाह देते हैं, टोटल बजट का इसका हिस्सा, पूरा बड़ा हिस्सा उसका असर क्या हुआ? बहुत ही कम वक्त रह गया। देखिए, सबसे बड़ा मसला करप्शन का है। करप्शन कम होना चाहिए। करप्शन कम होने से बहुत सारे काम देश में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन करप्शन इतना, भ्रष्टाचार, बेईमानी इतनी ज्यादा। गोविंदरा आदिक साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि आप गरीबों के तनख्वाह बढ़ाने में आक्षेप लेते, लेकिन आमदार और विधायक और सांसद के आप तनख्वाह बढ़ाते जा रहे हैं, वो क्यों नहीं आप रोक रहे? और महंगाई के बारे में जब हम 5 साल सरकार में थे तब 5 चीजों के दाम हमने बिल्कुल बढ़ने नहीं दिए थे। तो हमने सुना क्या कहना है लोगों का यहाँ पे और नेताओं का भी क्या जवाब है। थोड़ी हमारे नेता अपनी फिक्र और अपने परिवार वालों की कम करें और आम लोग की करें तो वाकई में मुंबई क्या महाराष्ट्र की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां जारी रहेगा।